नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग प्रोटीन के बारे में जानेंगे, जो कि दूसरा हिस्सा होता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर का कार्बोहाइड्रेट के बाद। लेक्चर की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों से दो तीन जरूरी बातें डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली बात, तो जब कभी भी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ये नहीं बल्कि कोई भी वीडियो, तो आप लोग वीडियो को हमेशा हाई क्वालिटी में देखो, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड पर लिखा गया कोई भी कंटेंट क्लियर विजुअलाइज हो सके। वीडियो की क्वालिटी को आप लोग इंप्रोवाइज कर सकते हो फ्रॉम द बटन राइट हियर प्रेजेंट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। दूसरी बात ये होती है कि जब कभी भी आप लोग वीडियो देख रहे होते हो तो आप लोग फेयर कॉपी और कलर्ड पेन साथ में लेकर वीडियो देखो, और जो बातें मैं यहाँ पर नोट्स के रूप में आप लोगों को नोट डाउन करवा रहा हूं उन्हें साथ साथ ही नोट डाउन करते चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग वीडियो देखने में समय इन्वेस्ट कर रहे हो और बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हो, ये समय और मेहनत दोनों का दोनों बर्बाद हो जाएगा अगर आप साथ साथ नोट डाउन या फेयर कॉपी में नोट नहीं कर रहे हो। तो साथ में फेयर कॉपी और नोट लिखने से एक और बेनिफिट होता है कि आप लोगों का फुल कंसंट्रेशन वीडियो पर जाता है, अदरवाइज डेविएशन बहुत ज्यादा होता है। ये तो क्लियर है बच्चों कि ऑनलाइन क्लासेस कभी भी किसी भी शर्त पर ऑफलाइन क्लासेस की बराबरी कर ही नहीं सकता है, लेकिन इस ऑड कंडीशन में चूंकि हम लोगों को ऑनलाइन क्लास ही अटेंड करना है, तो ये नहीं कि सिर्फ मेरे वीडियो के लिए मैं बात कर रहा हूं, किसी भी वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग अपने घर, अपने कमरे का माहौल क्लासरूम के माहौल के रूप में कन्वर्ट करो, कि ऑनलाइन वीडियोस को भी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के रूप में ही कन्वर्ट करके बेनिफिट उठा सके। बच्चों ये काम आप लोगों को करना ही होगा, आप लोगों को खुद से खुद को मोटिवेट करना ही होगा, क्योंकि घर बैठे बैठे मोटिवेशन भी लूज करता है आदमी, जोश भी लूज करता है। लेकिन इन चीजों से आप लोगों को बचना है, नेगेटिविटी से भी बचना है, और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों से जब बात होती है तो उन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भर गई है, और पॉजिटिविटी की बात मैं अगर आप लोगों से शेयर करूं तो वो लोग सोचते हैं कि ये कोरोना काल तो मेरे लिए वरदान के रूप में आया है, सरकार तो एग्जाम लेगी नहीं लेगी भी तो सिलेबस को रिड्यूस कर देगी, वगैरह 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 बहुत तरह की बातें उन लोग सोच रहे होते हैं। लेकिन ऐसा शायद नहीं होना है और शायद नहीं ही होगा। क्यों? जिसका इंडिकेशन सरकार ने दे दिया है ट्रेन चला के। जब सरकार ट्रेन चला सकती है, भीड़ भाड़ तो आप लोग भी जानते हो कि किस हिस्से में सबसे ज्यादा होता है, रेलवे स्टेशन में। जब वहां पर सरकार आगे बढ़ सकती है तो एग्जामिनेशन सरकार क्यों नहीं लेगी? एग्जामिनेशन लेने का तो और भी जरिया है, सरकार ऑनलाइन एग्जाम ले सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर सकती है। तो बच्चों एग्जाम तो होना ही है, तो इस तरह की गलत फहमी वाला पॉजिटिविटी तो आप लोग मन में लाना ही मत। तो करना क्या है बच्चों, अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। अपने प्रिपरेशन के ऑर्डर में या स्पीड में कोई कमी नहीं आने देना है, और कम से कम मैं आप लोगों को जितना टारगेट या फिर जो भी होमवर्क या फिर जो भी काम देता हूं उतने काम को तो आप लोगों को तो करना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पर आते हैं, और वो क्या है? प्रोटीन। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन एक तरह का बायोमोलिक्यूल है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स एज वेल एज प्लांट दोनों के अंदर मौजूद होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इस बायोमोलिक्यूल का नाम प्रोटीन ही क्यों रखा गया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है ग्रीक वर्ड प्रोटियोसिस से आया हुआ है, और ये नाम जो है मडलर के द्वारा 1839 में दिया गया था, और इस शब्द का मतलब होता है फर्स्ट, बीइंग फर्स्ट। और ऐसा इस वजह से क्योंकि प्रोटीन जो है इसका प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है लाइफ में, इस वजह से इसे पहला स्थान दिया गया है अमॉन्ग द बायोमोलिक्यूल्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें, तो प्रोटीन का फंक्शन जो होता है ये बेसिस होता है प्रोटोप्लाज्म का, और लाइफ में तो इसका प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं बच्चों। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रोटीन जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्या चीज का? तो अल्फा एमिनो एसिड, यानी कि वहां पर मोनोसेकेराइड से कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता था। यहां जो मोनोमर होता है प्रोटीन का वो क्या होता है? अल्फा एमिनो
अमीनो एसिड, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर के दौरान पढ़ते चले जाएंगे। तो वाजिब है कि प्रोटीन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के साथ रहता होगा तो इसका भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वाजिब है इसका मोलर मास भी बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। प्रोटीन के ही तरह पॉलीपेप्टाइड का भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड का एवरेज मोलर मास प्रोटीन से काफी कम होता है। और पॉलीपेप्टाइड भी कंडेंसेशन पॉलीमर है क्या चीज का बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज को। तो हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में? तो सामान्य रूप से 10,000 को हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में मानते हैं। क्या है 10,000? तो 10,000 यूनिट से अगर कम मोलर मास हुआ अल्फा एमिनो एसिड के कंडेंसेशन पॉलीमर का, तो उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड काउंट करेंगे। और 10,000 से ज्यादा मोलर मास हुआ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड का, तो उसे हम लोग प्रोटीन काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ 10,000 जो है ये कोई शार्प डिमार्केशन नहीं है कि पक्का पक्की 10,000 के इधर वाला पॉलीपेप्टाइड और इधर वाला प्रोटीन होगा। ये एक मोटी डिमार्केशन है। 10,000 के आसपास हम लोग मिला जुला के काम कर लेते हैं, क्योंकि समहाउ एक मोलर मास का पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का प्रॉपर्टी भी एक जैसा ही होता होगा। अब बच्चों इन बातों को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आप लोगों ने हेडिंग तो लिख ही रखा होगा प्रोटीन्स, तो उसी में पॉइंट पॉइंट करके लिखो। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are the basis of protoplasm, which are the basis of protoplasm, and it is present in all living organism, and it is present in all living organism like animals as well as plant, like animals as well as plant। दूसरा पॉइंट देके लिखना, the name protein to this, the name protein to this biomolecule is given by Mudler, MUDLAR, is given by Mudler, MUDLAR in 1839 on the basis of Greek word proteos, PROTEOS, proteos bracket means first, MENS means first, FIRST bracket बंद करके, because of its primary importance in life, because of its primary importance in life। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, all the proteins are made up after condensation of different alpha amino acids, after condensation of different alpha amino acids, after condensation of different alpha amino acid to give a giant structure, to give a giant structure, यानी कि एक विकराल सा रूप दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट देगा लिखना, similar to polypeptides, proteins similar to polypeptides, proteins are also obtained after condensation of alpha amino acids. Proteins are also obtained after condensation of alpha amino acids, but the average molar mass of protein is much more than polypeptides, much more than polypeptide। इसी पॉइंट में लाइन चेंज करके आप लोग लिखो, इसी पॉइंट में लाइन चेंज करके आप लोग लिखो, in general the condensation polymer of alpha amino acid, in general the condensation polymer of alpha amino acid having molar mass less than 10,000 units, having molar mass less than 10,000 units are considered as polypeptides, but with molar mass greater than 10,000 units, but with molar mass greater than 10,000 units are considered as protein, okay। और इसी में लाइन लगातार ही लिखते चले जाओ, but there is no any sharp demarcation about 10,000 units, ये भी लिख लेना है, but there is no any sharp demarcation about 10,000 units, यानी कि एक
फिक्स जैसा डिमार्केशन यहाँ पर नहीं है। अब बच्चों आप लोग हेडिंग देके लिखो अल्फा एमिनो एसिड की अल्फा एमिनो एसिड होता क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड होता क्या है। तो बच्चों वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि ये हम लोगों को कार्बन नजर आ रहा है और इस कार्बन पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, ओके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए जैसे कि ये COOH है, इसके बाद बहुत सारा कार्बन एटम है, तो इस COOH के रेस्पेक्ट में ये वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशन, ये वाले पोजीशन को बोलते हैं बीटा, ये वाले पोजीशन को गामा, डेल्टा वगैरह वगैरह बोलते चले जाते हैं। तो यहाँ ये जो COOH ग्रुप है इसके जस्ट बाद वाला कार्बन जो है, ये जस्ट बाद वाला कार्बन यानी कि अल्फा पोजीशन पर अगर एमिनो ग्रुप मौजूद है यानी कि NH2 ग्रुप मौजूद है तो इसे ही बच्चों हम लोग क्या नाम दे देंगे, अल्फा एमिनो एसिड। अब आप गौर करो कि इस कार्बन की वैलेंसी 4 तो अभी फुलफिल नहीं हुई है, यहाँ पर ये 3 ही बॉन्ड बनाया, 1, 2 और तीसरा हाइड्रोजन, तो चौथा वैलेंसी जो है कोई ना कोई ग्रुप से ये फुलफिल करेगा। मान लेते हैं वो ग्रुप R है, आर्बिट्रेरी ग्रुप मैंने यहाँ मान रखा है, R कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, CH2OH हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड बन गया, इसी कंपाउंड को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड में क्या क्या चीज होना जरूरी है, तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना जरूरी है। दूसरा क्या होना जरूरी है बच्चों, अल्फा पोजीशन पर ये एमिनो ग्रुप का होना जरूरी है। और ये एमिनो ग्रुप होना चाहिए किस कार्बन पर, तो ये अल्फा कार्बन पर होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में। अब बच क्या जाता है ये R ग्रुप, तो ये R ग्रुप अलग अलग कई तरह का हो सकता है, R के जगह हाइड्रोजन जैसे मैंने बताया, R के जगह CH3, ऐसा कई तरह का हो सकता है। तो बताओ तो अल्फा एमिनो एसिड कितने तरह का हो सकता है बच्चों, इनफाइनाइट हो सकता है। तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स आर पॉसिबल, लेकिन हम लोग अपना स्कोप जो है प्रोटीन तक ही लिमिट रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। और हम लोगों ने जान लिया है कि प्रोटीन जो होता है वो अल्फा एमिनो एसिड के कंडेंसेशन से मिलकर बना है, यानी कि पूरा का पूरा प्रोटीन जो है ऐसे ही यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये अल्फा एमिनो एसिड कई तरह का हो सकता है R के बदलने के वजह से। तो अभी वाली लाइन ध्यान से सुनना और याद कर लेना कि जितना भी प्रोटीन आज के डेट में एग्जिस्ट है एनिमल्स और प्लांट में, उनमें कुल मिलाकर 20 ही अल्फा एमिनो एसिड पाया जाता है, यानी कि 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अल्फा एमिनो एसिड के एग्जिस्टेंस पाए जाते हैं, किसमें, जितने भी नॉन प्रोटीन्स हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड है। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग वो 20 अल्फा एमिनो एसिड के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है और उन सारे अल्फा एमिनो एसिड का नाम हम लोग कैसे कैसे रखते हैं, क्योंकि उन 20 अल्फा एमिनो एसिड में ये R ग्रुप अलग अलग तरह का होगा। कितने तरह का R ग्रुप होगा बच्चों, 20 डिफरेंट काइंड ऑफ R ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ऑल दोस 20 अल्फा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन ऑल द नॉन प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। नेचुरली जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, वो कुल मिलाकर 20 अलग अलग तरह के अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और वो 20 अलग अलग तरह के अल्फा एमिनो एसिड में अंतर क्या चीज का होता है, तो वो R ग्रुप का होता है, यानी कि ये R ग्रुप जैसे जैसे बदलेगा तो अल्फा एमिनो एसिड भी बदलेगा। और नेचुरली जितने भी प्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड पाए जाते हैं वो 20 अल्फा एमिनो एसिड को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और इन 20 अल्फा एमिनो एसिड को नाम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, फिनाइल एलेनिन, और इसी तरह से 20 हम लोग अलग अलग अल्फा एमिनो एसिड को देखे हैं, जो कि आप लोग वीडियो के स्क्रीन को जूम करके अलग अलग देख सकते हो और लिख सकते हो जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए। अभी आप लोग जानो कि ये जो 20 अल्फा एमिनो एसिड है इसको सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने दो अलग अलग सिंबल लिख रखा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 20 अलग अलग तरह के अल्फा एमिनो एसिड का ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये कॉमन नेम है, और इन सबों का हम लोग IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से कॉमन नेम ही ज्यादा प्रैक्टिस में आता है, क्योंकि 20 है तो 20 का कॉमन नेम हम लोग याद रख भी सकते हैं। यहाँ पर जो सिंबल है ये 3 लेटर सिंबल है और 1 लेटर सिंबल है। 3 लेटर सिंबल तो सिंपल है, वो हम लोग याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्लाइसिन जैसे है तो उसके पहले का 3 लेटर GLY, ALA,
VAL, LEU, लेकिन एक लौता ये जो आइसोल्यूसाइन है यहाँ पर 4 लेटर सिंबल होता है, तो वो आप लोग एक्स्ट्रा याद रख लोगे। सिंगल लेटर का जो सिंबल है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कईयों में फर्स्ट लेटर के ही अकॉर्डिंग है सिंगल लेटर सिंबल, लेकिन कईयों में ऐसा नहीं भी है। जैसे कि आप लोग देखो ट्रिप्टोफेन जो है इसका 1 लेटर सिंबल जो है वो W से है, जबकि ये T से है। एस्पार्टिक एसिड देख लो, इसका 1 लेटर सिंबल जो है वो कैपिटल D से है। अब जो यहाँ R ग्रुप मैंने लिख रखा है वो क्या है, वो है अलग अलग तरह के अल्फा अमीनो एसिड में R ग्रुप जो यहाँ पर बदलेगा उसी की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ग्लाइसिन की बात करें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो होगा R की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, H। तो ये जो है कौन सा अल्फा अमीनो एसिड है, तो ये ग्लाइसिन है बच्चों। अगर हम लोग H की जगह बदल के CH3 कर देंगे तो इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम एलानिन हो जाएगा बच्चों। अगर यहाँ पर CH3 की जगह हटा कर हम लोग CH2COOH कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। अब सवाल होता है कि सर क्या इन 20 अल्फा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, नाम, सिंबल, इन चीजों को याद रखना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, अगर आप बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल यस, बिल्कुल यस मतलब बिल्कुल हाँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन अल्फा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ये 20 अल्फा अमीनो एसिड जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इन 20 अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, पहला क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है। यानी कि जितने भी 20 अल्फा अमीनो एसिड हम लोगों के पास हैं, इन 20 को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं, एक न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, दूसरा बेसिक और तीसरा एसिडिक। और दूसरे तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है। तो बच्चों जैसे ये अल्फा अमीनो एसिड है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एमिनो ग्रुप तो आप लोगों को नजर आ रहा है। हो सकता है इस R ग्रुप में भी एमिनो ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो या ना भी हो। तो वैसा अल्फा अमीनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का संख्या और एमिनो ग्रुप के संख्या दोनों बराबर हो, तो उस तरह के अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। यानी कि न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड में COOH यानी कि एसिडिक ग्रुप और NH2 ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप की संख्या बराबर होती है। अगर हम लोग एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड की बात करें बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि COOH का संख्या ज्यादा होगा NH2 ग्रुप के रेस्पेक्ट में। और बेसिक अल्फा अमीनो एसिड की बात करें बच्चों, तो उसमें NH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी COOH के ग्रुप में। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एलानिन को देखते हैं। तो एलानिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होगा बच्चों, CH3। तो आप लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि इस अल्फा अमीनो एसिड में COOH भी एक है, NH2 ग्रुप भी एक है, यानी कि दोनों बराबर है। तो ये न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा। अब हम लोग एस्पार्टिक एसिड पर आते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड में देखोगे R की जगह बच्चों क्या है, CH2COOH। तो यहां पर आप गौर करोगे कि यहां पर दो COOH ग्रुप है, लेकिन एमिनो ग्रुप तो एक ही है। तो इस अल्फा अमीनो एसिड में COOH ग्रुप की संख्या ज्यादा है बेसिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में। इस वजह से इस अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। और अगर हम लोग बच्चों लाइसिन की बात करें, तो लाइसिन में आप गौर करो, R के जगह क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 NH3+ या इसे NH2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ एमिनो ग्रुप की संख्या ज्यादा है, यानी कि दो है, और एसिडिक ग्रुप एक ही है। तो बच्चों इस अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। तो आप लोगों को तो क्लियर हो ही चुका होगा। ऐसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो कि यहाँ 1 से लेकर 15 तक के जितने भी अल्फा अमीनो एसिड हैं, यानी कि शुरू का 15 अल्फा अमीनो एसिड, दे ऑल आर न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को हम लोग बोलते हैं एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। और लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टाइडिन जो है, इन तीनों को यानी कि 18, 19 और 20 जो है ये बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है बच्चों। ओके, अब हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है बच्चों, तो हम लोगों को पता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस में कुल मिलाकर कितने अल्फा अमीनो एसिड की जरूरत होती है, 20। तो हमारे शरीर में
में इन 20 अल्फा अमीनो एसिड में से 10 अल्फा अमीनो एसिड खुद मौजूद होता है या खुद जनरेट करता है, और बाकी के 10 अल्फा अमीनो एसिड की जरूरत हम लोग बाहर से पूरा करते हैं फूड के थ्रू। तो वैसा 10 अल्फा अमीनो एसिड जो कि शरीर के अंदर खुद ही बन जाता है, तो उस 10 अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग बच्चों क्या नाम देंगे? नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। घर की मुर्गी दाल बराबर, ओके, क्योंकि वो खुद ही शरीर के अंदर जनरेट हो जा रहा है, तो उसे हम लोग नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। लेकिन वैसा बाकी का 10 अल्फा अमीनो एसिड जो कि हम लोग प्राप्त करते हैं बाहर से भोजन के थ्रू, उन्हें हम लोग बच्चों क्या नाम देंगे? एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। और याद रखना बच्चों कि अगर एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड की कमी हो जाती है शरीर में, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन के सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा, तो डिजीज जनरेट होगा, और इस तरह के डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्वासिऑर्कर, यानी कि एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड के लैक की वजह से जो डिजीज क्रिएट होता है, अल्फा अमीनो एसिड के डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीज क्रिएट होता है, कौन से अल्फा अमीनो एसिड? तो एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड के कमी के वजह से, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? क्वासिऑर्कर, KWASHIORKOR। अब हम लोगों को याद करना है कि इन 20 में से कौन कौन सा एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है और कौन कौन सा नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है। तो ग्लाइसिन और एलानिन जो है बच्चों, पहला दो जो है ये नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है। एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट के 3। तो ये 3 यहाँ के, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो है ये एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। कुल मिलाकर कितने? 10। और बाकी के जो है नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं यहाँ पर बता सकता हूं, अगर इस ट्रिक को वैल्यू दो आप लोग, तो ये एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड 3 से संबंधित होता है। कैसे कैसे आप लोग याद कर लो। नीचे का 3 जो है यानी कि लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टाइडीन जो है, ये तीनों का तीनों जो है वो एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है, ओके। और ये भी आप लोग याद कर सकते हो कि ये तीनों बेसिक अल्फा अमीनो एसिड था, तो तीनों का तीनों बेसिक अल्फा अमीनो एसिड एसेंशियल है, और दोनों का दोनों एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है। अब रिलेट करते हैं 3 से। यहाँ 3 तो है एसेंशियल। अब बच्चों यहाँ पर देखो 3 नंबर जो है, ये 3 नंबर से शुरू होगा एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 3 गुना 3 करोगे तो कितना होगा? 9। तो 3 से शुरू होता है और 9 तक जाता है, यानी कि प्रोलीन तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, और ये 3। हो सकता है ये ट्रिक आप लोगों को अजीब लगे, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करता हूं लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद करने के लिए, ओके स्टूडेंट। बच्चों जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि हर एक अल्फा अमीनो एसिड का हम लोग कॉमन नेम भी लिख सकते हैं और IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कॉमन नेम ही लिखा जाता है। और कॉमन नेम जो होता है इस अल्फा अमीनो एसिड के किसी विशेष गुण पर आधारित होता है। जैसे कि ग्लाइसिन की बात करें, ग्लाइसिन वर्ड जो इस अल्फा अमीनो एसिड को दिया गया है वो आया है ग्लाइकोस से, और ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा अमीनो एसिड होता है, ये अल्फा अमीनो एसिड मीठा होता है टेस्ट में, ओके स्टूडेंट। और इसी तरह से हर एक अल्फा अमीनो एसिड का कॉमन नेम जो होता है उस अल्फा अमीनो एसिड के किसी ना किसी प्रॉपर्टी पर आधारित होता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कायरलिटी की। अगर हम लोग इस अल्फा अमीनो एसिड को गौर से देखें, ये कोई अल्फा अमीनो एसिड है R, ओके। तो जब हम लोग इस अल्फा अमीनो एसिड को ध्यान से देखते हैं तो आप लोग गौर करोगे कि ये वाला कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है, स्पष्ट नजर भी आ रहा होगा। इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर R है, इस कार्बन पर COOH और इस कार्बन पर NH2 है। तो यहाँ पर चूंकि इस कार्बन पर चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन हो गया। और बच्चों आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में सिंगल कायरल कार्बन है देन दैट कंपाउंड इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं ये 20 के 20 ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, लेकिन एक को छोड़कर बाकी सबका सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। वो एक होता कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में यहां पर R की जगह पर क्या रहता है बच्चों? H। और H जैसे हो गया तो अब देखो तो इस कार्बन पर H दोनों सेम जैसा चीज हो गया ना बच्चों। तो इस परिस्थिति में क्या ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, ये कायरल ही नहीं रहा, इस वजह से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। यानी कि आप लोगों को याद करना है कि इन 20 अल्फा अमीनो एसिड में से 19 अल्फा अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़कर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और बाकी एक ग्लाइसिन जो बच गया दैट वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव।
अब सवाल पूछा जाता है कि ये जो 19 अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन के साथ रहता है या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बच्चों मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि ग्लिसरल डिहाइड से दरअसल हम लोग किसी भी कंपाउंड को रिलेट करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं डी या फिर एल के रूप में। ये है डी ग्लिसरल डिहाइड और ये है बच्चों एल ग्लिसरल डिहाइड, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो। दिस कंपाउंड इज एक्चुअली एल ग्लिसरल डिहाइड। ओके, तो जब डी ग्लिसरल डिहाइड और एल ग्लिसरल डिहाइड से कंपेयर करके हम लोग इन सारे अल्फा अमीनो एसिड की बात करें तो चलो अल्फा अमीनो एसिड के एक स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ये COOH है, ये सेंट्रल कार्बन है, ये R है, एक जगह H रहेगा, एक जगह NH2 रहेगा, है कि नहीं? ये भी तो वही अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं इसी के मिरर इमेज को, जैसे कि यहाँ पर मिरर डालते हैं तभी तो ये इमेज आता है, तो यहाँ पर भी मिरर डाल के हम लोग इस तरह का इमेज बना सकते हैं। और अल्फा अमीनो एसिड इस कॉन्फ़िगरेशन में भी रह सकता है, इस कॉन्फ़िगरेशन में भी। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करें तो चूंकि वो डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरल डिहाइड से मैच कर रहा है, इस वजह से इसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? डी अल्फा अमीनो एसिड। और चूंकि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरल डिहाइड से मैच कर रहा है, देखो OH इधर है, NH2 इधर, H उधर, H इधर, तो बच्चों इसे हम लोग एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरली ऑब्टेन्ड जितने भी प्रोटीन होते हैं तो उन प्रोटीन्स में कौन से कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्फा एमिनो एसिड मौजूद रहता है? तो आप लोग जवाब दोगे कि एल कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्फा एमिनो एसिड, यानी कि नेचुरली ऑब्टेन्ड प्रोटीन में डी कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोटीन नहीं, डी कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्फा एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है, एल कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्फा एमिनो एसिड पाया जाता है। और इसे आप लोग याद रखोगे, मोस्टली एक्सेप्शन हर जगह उपलब्ध है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही होगा। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं इतनी बातों को। आप लोग हेडिंग देकर लिखो अल्फा एमिनो एसिड, और वहीं पर अल्फा एमिनो एसिड में ये वाला स्ट्रक्चर भी आप लोग तुरंत से लिख देना कि NH2 CH R COOH। ओके, ये जो है ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हो सकता है नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं उसी से आप लोग लिख लो। ये जो है बच्चों कौन सा ग्रुप है? दिस इज एमिनो ग्रुप। और ये जो है R ग्रुप है, ये जो है R ग्रुप, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख रखे हैं। और ये जो है सेंट्रल कार्बन यहाँ पर काउंट होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग वहीं पर पहले नोट डाउन करो और उसके बाद लिखते जाओ कि अल्फा एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ proteins as well as peptides, that is all the proteins and peptides are condensation polymers of different alpha amino acid। ये स्ट्रक्चर तो आप लोग लिख ही चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन अल्फा एमिनो एसिड कॉमा एमिनो ग्रुप ब्रैकेट में लिखना NH2, एमिनो ग्रुप ब्रैकेट में लिखना NH2 is present at alpha position with respect to carboxylic acid group COOH। और यहां पर आप लोग लिख लेना इस स्ट्रक्चर में जहां पर लिखे हो दिस इज अल्फा पोजीशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा पोजीशन। ये जो है अल्फा पोजीशन है, ये सेंट्रल कार्बन, इसके बाद वाले कार्बन को ही तो हम लोग अल्फा पोजीशन बोलते हैं। इसके बाद लिखो आप लोग इन naturally obtained proteins and peptides there are 20 different kind of alpha amino acids are present as
वहां के बाद आप लोगों को ये पूरा टेबल लिखना है, वहां पर के बाद पूरा टेबल लिखना है, ये से लेकर ये तक। इतना लिखने के बाद नीचे पॉइंट पॉइंट करते जाओ। These 20 alpha amino acids, these 20 alpha amino acids are based upon 20 different R groups, are based upon 20 different R groups present at alpha position in alpha amino acid, next point देके लिखना, all these alpha amino acids have common name as well as IUPAC name. All these alpha amino acids have common name as well as IUPAC name that explain the properties about that particular alpha amino acid. That explain the properties about that alpha amino acid, that particular alpha amino acid. अब इसी पॉइंट में नीचे एग्जांपल देके लिखो, as for example, the name glycine to the alpha amino acid, the name glycine to the alpha amino acid, to the alpha amino acid, ये वाला स्ट्रक्चर लिखो आप लोग, CH2COOH NH2 to the alpha amino acid CH2COOH NH2 is given on the basis of word glycose, on the basis of word glycose, GLYKOS, on the basis of word glycose, that means sweet in taste, SWEET, sweet in taste, क्योंकि ये मीठा होता है। ओके, अब हेडिंग देके लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड में आप लोग लिखो फिर से दोबारा से हेडिंग देकर, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अल्फा एमिनो एसिड्स, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अल्फा एमिनो एसिड्स। तो यहां पर नीचे पॉइंट करके लिखना, such alpha amino acids having same number of COOH, having same number of carboxylic acid group as well as amino group, having same number of carboxylic acid group as well as amino group are called neutral alpha amino acid, are called neutral alpha amino acid। नीचे एग्जांपल देकर लिख लो, 1 to 15, या तो सबका नाम भी लिख सकते हो जो कि उचित रहेगा, नहीं सीधा एग्जांपल देके 1 to 15 इन टेबल, इन एबव टेबल, तो टेबल तो ऊपर लिखे ही आप लोग, 1 to 15 इन एबव टेबल। अब उसी के बाद नीचे दूसरा पॉइंट देके लिखो, सच अल्फा एमिनो एसिड इन विच ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, in which greater number of carboxylic acid group is present than amino group, amino group किसे बोलते हैं बच्चों, NH2, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड वहां COOH, और जहां अमीनो लिख रहे हैं वहां ब्रैकेट में NH2 भी आप लोग लिख सकते हो, are called acidic alpha amino acid, are called acidic alpha amino acid। नीचे एग्जांपल देके लिख लो, दो ही एग्जांपल तो इसके हैं ही, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, 15, 16 और 17 भी लिख सकते हो। उसके बाद लिखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट देखे, सच अल्फा एमिनो एसिड इन विच ग्रेटर नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप, such alpha amino acid in which greater number of amino group than carboxylic acid group is present, greater number of amino group than carboxylic acid group is present, is called basic alpha amino acid, is called basic alpha amino acid। और वहां पर आप लोग एग्जांपल में लिखना लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टाइडीन, या 18, 19 और 20 भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, अब फिर से लिखो हेडिंग देके, लिखो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड, कि इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है। इसमें नीचे पॉइंट करके लिखना, among the 20 alpha amino acid that is required for synthesis of protein, in our body, comma 10 of them are synthesized itself, 10 of them are synthesized itself inside the body, which are called non-essential alpha amino acid, लाइन चेंज करके, while
other 10 alpha amino acids are taken from outside the body as food, are called essential alpha amino acids. नीचे एग्जांपल देके लिखना, नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड में लिख लो आप लोग 1 2, नंबरिंग ही दे देना, 1 2 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। और उसी के नीचे लिख लो आप लोग इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, और उसमें एग्जांपल देके इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड में लिख लो 3 4 5 6 7 8 9 और 18 19 और 20। ओके स्टूडेंट, अब इतना लिखने के बाद आप लोग दोबारा से नीचे पॉइंट करके लिखो, दोबारा से नीचे पॉइंट पॉइंट करके लिखते चले जाना कि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ essential alpha amino acid, due to deficiency of essential alpha amino acid, the disease kwashiorkor arise, kwashiorkor, स्पेलिंग मैटर नहीं करता, आप लोग लिख लो क्वाशियोरकर एराइज। ओके, अब आप लोग हेडिंग देके लिखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, कि अल्फा अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों क्या क्या होता है। तो यहां पर लिखो among the 20 alpha amino acids, except glycine GLYCINE ब्रैकेट में लिखना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ब्रैकेट बंद करो, all other 19 alpha amino acids are optically active, due to presence of chiral carbon in them, and देके लाइन चेंज कर लो, and the alpha amino acids present in naturally obtained proteins and polypeptides are present mostly with L configuration, capital L, mostly with L configuration। इस जानकारी को आप लोग रखना और ये वाला हिस्सा आप लोग वहां पर लिख लेना, इसीलिए इसे तभी से बचाता हुआ मैं आ रहा था। ओके स्टूडेंट, अब अगर बच्चों आप लोगों को बोला जाए कि राइट द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ एलानिन इन डी एज वेल एज एल कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे लिखोगे कि COOH को ऊपर लिखोगे, सेंट्रल कार्बन जो है वो सेंटर पर तो रहेगा ही, नीचे आप लोग R ग्रुप लिखोगे, तो R ग्रुप बताओ तो एलानिन में क्या होगा CH3 और बाकी दो जगह H और NH2, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया L, और इसी का जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा D। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फिनाइल एलानिन का आप लोग लिखकर दिखाओ L कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में, तो कैसे लिखोगे COOH ऊपर और नीचे क्या होगा, यहाँ तो NH2 और H ये L कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहे हैं, क्योंकि फिनाइल एलानिन है तो यहाँ पर R की जगह ऐसा कुछ हम लोग लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, ये भी L कॉन्फ़िगरेशन है कि D कॉन्फ़िगरेशन है L। अगर सामान्य रूप से एलानिन के स्ट्रक्चर को लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखते हो, हम लोग लिखते हैं ये जो था CH था, दिस इज CH पर वो क्या है COOH, और ये CH3 हम लोग नीचे लिख दिए और ये NH2 को बच्चों यहाँ पर लिख दिया। ये NH2 CH3 इधर उधर भी लिख सकते हो, ये COOH इधर लिख सकते हो, NH2 उधर लिख सकते हो, मैटर नहीं करता है। वैसे ही यहाँ पे फिनाइल एलानिन की अगर हम लोग बात करें तो NH2 तो यही हो गया, NH2 के बाद ये वाला कार्बन जो है वो क्या है CH, और उस पर क्या है बच्चों COOH, और इसी कार्बन पर क्या था CH2, और ये फिनाइल ग्रुप है कि नहीं। अब इतना लिखने के बाद बच्चों आप लोग हेडिंग देके लिखो ज्विटर आयन। ओके, ज्विटर आयन, इसमें हेडिंग देके लिखने के बाद बच्चों ज्विटर आयन होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि जितने भी अल्फा एमिनो एसिड है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के रूप में सेराइन ले लेते हैं, ये है सेराइन, तो सेराइन है तो यहाँ NH2 तो है ही,
कोई तकलीफ नहीं है, CH है और यहाँ COOH है और यहाँ पर CH2OH ले लेंगे तो सेराइन, कुछ और ले लेंगे तो कुछ और अल्फा एमिनो एसिड हो जाएगा। लेकिन आप लोग गौर से देखो कि इस अल्फा एमिनो एसिड में ये एमिनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। एमिनो ग्रुप करने का मतलब बेसिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड करने का मतलब एसिडिक ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों साथ साथ मौजूद है। तो दोनों साथ साथ कैसे मौजूद हो सकता है? एसिड और बेस तो आपस में रिएक्ट करेगा और करेगा भी। होता क्या है कि ये हाइड्रोजन एसिड जो है वो रिलीज करेगा और बेसिक ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के वजह से वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हाइड्रोजन रिलीज होके जैसे यहां पर माइग्रेट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ और इधर क्या हो जाएगा CH, यहाँ पर CH2OH तो पहले से था और ये COO-। हमको यहाँ पर आर्बिट्रेरी फॉर्म में ही लिखना हो, अगर 20 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो सेराइन के बजाय हम लोग यहाँ R लिख सकते हैं। यहाँ भी सेराइन के बजाय क्या हो जाएगा R, कुछ और चीज रहेगा तो R ग्रुप हम लोग बदल बदल के लिख सकते हैं। लेकिन ये 20 अल्फा एमिनो एसिड में ये कंडीशन तो देखने को मिलेगा ही कि एसिडिक ग्रुप जो है वो अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा और बेसिक ग्रुप हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, जिस वजह से यहाँ पर कैटायनिक और एनायनिक दोनों हिस्सा बन जाता है। और इस तरह के आयन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? एम्बीफिलिक आयन। एम्बीफिलिक आयन करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एनायन और कैटायन दोनों बन रहा है। और इसी चीज को हम लोग, जिसमें कि कैटायनिक और एनायनिक सेंटर दोनों मौजूद है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों मौजूद है, उसे ही हम लोग बच्चों ट्विटर आयन बोल देते हैं। ट्विटर नहीं, ज्विटर आयन। ओके स्टूडेंट, यानी कि हर एक अल्फा एमिनो एसिड जो होता है वो ज्विटर आयन बना सकता है आफ्टर रिलीज ऑफ H+ आयन फ्रॉम देयर एसिडिक ग्रुप एंड साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस ऑफ H+ आयन बाय द बेसिक ग्रुप प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर अल्फा एमिनो एसिड। ओके स्टूडेंट, तो अब इस अल्फा एमिनो एसिड का खासियत की भी बात कर सकते हैं। यहां पर आप लोग सोच के देखो कि कैटायन एनायन दोनों है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो होगा इंटरेक्शन काफी मजबूत होगा कि कमजोर? काफी मजबूत। और इसी वजह से जितने भी अल्फा एमिनो एसिड आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं वो हमेशा आयनिक सॉलिड होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत ज्यादा। सॉलिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग कभी ज्यादा या कभी कम भी घुलते हैं। बहुत ज्यादा तो कोई भी अल्फा एमिनो एसिड की सॉलिबिलिटी नहीं होती है। सामान्य तौर पर अल्फा एमिनो एसिड को हम लोग कम सॉल्युबल ही मानते हैं क्योंकि मोलर मास बहुत ज्यादा होने की वजह से सॉलिबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन थोड़ा बहुत भी जो सॉलिबिलिटी है दैट इज ड्यू टू कैटायन और एनायन प्रेजेंट इन अल्फा एमिनो एसिड। अब अगर हम लोग बात करें कि इस तरह की स्थिति में अल्फा एमिनो एसिड कब मौजूद रहता है, तो हर एक pH वैल्यू वाले सॉल्यूशन पर ये मौजूद नहीं रहता है, सम डेफिनेट pH वैल्यू वाले सॉल्यूशन पर। तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। बच्चों अगर आप लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यही ज्विटर आयन मैं यहां पर लिख रखा हूं, ये जो है बच्चों क्या चीज है? ज्विटर आयन है। सही है, यानी कि यहां पर कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों साथ साथ मौजूद है। अब आप लोग ध्यान से देखना कि अगर हम लोग pH वैल्यू घटा दें, pH वैल्यू घटाना मतलब मोर एसिडिक के लेस एसिडिक, मोर एसिडिक सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाते हैं तो एसिड अगर हम लोग ऐड किए, मोर एसिडिक कब होगा? when acid is added। आप लोग सोचो ध्यान से कि जैसे हम लोग pH वैल्यू रिड्यूस करें यानी कि एसिड ऐड करेंगे, तो एसिड ऐड करना मतलब H+ ऐड करना, तो H+ बताओ तो इस ज्विटर आयन में किधर जुड़ेगा? प्लस पर या माइनस पर? माइनस पर। तो ये H+ जो है यहां जाकर चिपक जाएगा, तो ये हिस्सा जो है COOH में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों और इधर CHR और NH3+ एज इट इज रह जाएगा। यानी कि अगर हम लोग ज्विटर आयन को लेस pH वैल्यू वाले सॉल्यूशन में डालेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये सॉल्यूशन जो है ज्विटर आयन को कन्वर्ट कर देगा क्या चीज में? कैटायन। और जैसे ज्विटर आयन कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस सॉल्यूशन के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे तो ये सब्सटेंस किस तरफ मूव करेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ। तो लाइन को कंप्लीटली हम लोग
एक साथ बोलते हैं। तो वो क्या है कि अगर ज्विटर आयन के सॉल्यूशन को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे या एसिड ऐड करेंगे, यानी कि पीएच वैल्यू घटाएंगे, तो ज्विटर आयन कन्वर्ट हो जाएगा कैटायन में, और जब इस सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करते हैं तो ये कैटायन जो है वो मूव करेगा किस दिशा में, ये मूव करेगा कैथोड की ओर। ओके, अब हम लोग दूसरे तरफ जाते हैं कि यहां पर अगर हम लोग ज्विटर आयन में बेस ऐड कर देते हैं, यानी कि पीएच वैल्यू बढ़ा दिए या घटा दिए, बढ़ा दिए, तो ऐसा कब होगा, जब मोर बेसिक सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाएंगे। ऐसा कब होगा, व्हेन एसिड की बेस, when base is added, जब हम लोग इस सॉल्यूशन में क्या चीज ऐड करेंगे बच्चों, बेस। तो बेस ऐड करने का मतलब क्या हुआ, बेस ऐड करने का मतलब OH माइनस ऐड किया, तो OH माइनस क्या चाहेगा, H प्लस। तो यहां पर तो H प्लस एक्सेस नहीं है, यहां पर H प्लस एक्सेस है, तो इसका H प्लस ये ले लेगा, तो इससे H प्लस ले लेगा, तो ये क्या बच जाएगा बच्चों, NH2। तो वही आप लोग गौर कर रहे होगा, यहाँ NH2 और ये COO माइनस एज इट इज रह गया। तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया एनायन में। और जैसे ये एनायन कन्वर्ट हो जाएगा, और अब हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करने के बाद ये किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अब हम लोग बात करते हैं कि लोअर पीएच वैल्यू पर कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, हायर पीएच वैल्यू पर एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पर एक इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू होगा ना, तो उस इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू पर ये ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा। तो जिस पीएच वैल्यू पर ध्यान से सुनो, जिस पीएच वैल्यू पर ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा, उस पीएच वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, और जिस पीएच वैल्यू पर ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा, उसी पीएच वैल्यू को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हर एक अल्फा एमिनो एसिड का अपना अपना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। जैसे कि हम लोग मानते हैं एस्पार्टिक एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है दैट इज इक्वल टू 2.74, ये हम लोग याद करे हुए हैं, तो तुम लोग भी चाहो तो याद कर सकते हो। ग्लूटामिक एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है दैट इज इक्वल टू 3.26। तो इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या मतलब है, यानी कि वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू 2.74 के बराबर होगा, उस सॉल्यूशन में एस्पार्टिक एसिड जो होगा वो किस रूप में होगा बच्चों, ज्विटर आयन के रूप में। अगर पीएच वैल्यू 2.74 से कम हुआ, पीएच वैल्यू जो होगा यहां पर पीएच वैल्यू इज लेस देन पीआई, तो उस स्थिति में एस्पार्टिक एसिड कैटायन के रूप में रहेगा और ये मूव करेगा कैथोड की ओर। लेकिन अगर पीएच वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो उस परिस्थिति में, यानी कि अगर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है 2.74 से ज्यादा हो, तो उस परिस्थिति में एस्पार्टिक एसिड जो होगा वो एनायन के रूप में मौजूद होगा और मूव करेगा किस तरफ बच्चों, एनोड की ओर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या चीज के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो इन चीजों को आप लोग याद रखना। सामान्य तौर पर हर एक अल्फा एमिनो एसिड का अपना अपना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, हर एक का अपना अपना फिक्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता होगा। और वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होता है किसी भी अल्फा एमिनो एसिड को उसके मिक्सचर से अलग करने के लिए, क्योंकि आप लोग इस बात को भी याद करो और नोट डाउन कर लेना कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर उस अल्फा एमिनो एसिड की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में लोएस्ट होती है, यानी कि एस्पार्टिक एसिड पानी में किस पीएच वैल्यू पर कम से कम घुलेगा, सबसे कम, तो 2.74 जब पीएच वैल्यू रहेगा तो उस वक्त एस्पार्टिक एसिड की सॉल्युबिलिटी लोएस्ट होगी, और इससे कम या इससे ज्यादा पीएच वैल्यू पर एस्पार्टिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो चूंकि हर एक अल्फा एमिनो एसिड का अपना अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो वाजिब है एक पर्टिकुलर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर हम लोग उस पर्टिकुलर अल्फा एमिनो एसिड की लोएस्ट सॉल्युबिलिटी की वजह से उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं और उसको उसके मिक्सचर से, बाकी अल्फा एमिनो एसिड के मिक्सचर से अलग भी कर सकते हैं। अब बच्चों सवाल होता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम लोग निकालते हैं कैसे, उसके लिए हम लोगों को जगह की जरूरत होगी, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। आप लोग हेडिंग देके लिखो ज्विटर आयन, और ज्विटर आयन में लिखना कि ऑल द अल्फा एमिनो एसिड्स हैव acidic group as well as basic group in it, have acidic group as well as basic group in it, so that H plus ion
of acidic group migrated from COOH group to amino group, from COOH group to amino group to form a species having anionic as well as cationic centers, which is called deuterion, ZWITTER, deuterion. इतना जगह छोड़ो, ये लिखना है all alpha amino acids. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना all alpha amino acids have ability to form deuterion so that alpha amino acids are colorless crystalline solid with very high melting point, and the solubility of alpha amino acids in water is also very low, अब इसके बाद नीचे नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना each alpha amino acid form deuterion at a certain in a solution at a certain pH value which is called isoelectric point of that particular alpha amino acid. Next point, each alpha amino acid have their own isoelectric point. Next point देखे लिखना at isoelectric point the solubility of alpha amino acid in water is lowest. At isoelectric point the solubility of alpha amino acid in water is lowest, and this property is very useful to isolate a particular alpha amino acid from their mixture. उसका नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना in this solution of alpha amino acid present at isoelectric point कॉमा देके नीचे बेबी डॉट करके लिखना if pH value of solution decreases, then deuterion convert into cation, and in external electric field it move towards cathode. और दूसरा पे भी डॉट करके लिखना if pH value of solution increases, then deuterion convert into anion. If pH value of solution increases, then deuterion convert into anion, and in external electric field it move towards anode. उसके बाद आप लोग ये पूरा लिख लेना, इतना सा, ये पूरा का पूरा आप लोगों को लिखना है, इतना पूरा का पूरा। यहीं पर एक पॉइंट देके लिख लो, इन जनरल the pH value of neutral alpha amino acid, in general the isoelectric point of neutral alpha amino acid, ranges between 5.6 to 6.3, उसके बाद दूसरा पे डॉट करके लिखना isoelectric point for acidic alpha amino acid is less than 5.6, वो यहां पर आप लोग लिख लेना, ये दो एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड है ना, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, तो दोनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वहां पर टेबल में ही आप लोग एक जगह लिख लेना। उसके बाद लिख लो नीचे पॉइंट करके बेबी डॉट
कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ बेसिक अल्फा अमीनो एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ बेसिक अल्फा अमीनो एसिड इज ग्रेटर देन 6.3, इज ग्रेटर देन 6.3। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लिखना, फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यू, फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यू इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल्स टू 7.3, फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यू इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल्स टू 7.3। ओके स्टूडेंट, अब वहां पर एक चीज आप लोग लिख लो कि इफ, इस तरह से पॉइंट करके लिख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही है ये और जानते ही हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज लेस देन पीएच, यानी कि पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ जाए तो ज्विटर आयन कन्वर्ट इनटू किसमें, ज्विटर आयन कन्वर्ट इनटू एनायन की कैटायन, तो ये ज्विटर आयन जो है वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ओके, और इसी तरह से यदि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन हो जाए पीएच वैल्यू, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्यादा है, पीएच वैल्यू कम हो गया है, तो ज्विटर आयन, इसे भी लिख लेना आप लोग, कन्वर्ट इनटू क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स किधर, कैथोड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं। बच्चों हम लोग यहाँ 3 अलग अलग तरह के अल्फा अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। दिस इज व्हाट, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। हम लोगों ने एलानिन को ले रखा है, यहाँ आर की जगह क्या रखा है, CH3। तो न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड में सेम नंबर ऑफ एसिडिक और बेसिक ग्रुप रहेगा, तो ये एसिडिक ग्रुप के लिए pKa1 है, यानी कि pKa वैल्यू है यहाँ पर, और इसका pKa1 हम लोगों ने रख लिया। और ये बेसिक भी जब H+ ले लेगा तो ये एसिड की तरह काम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका pKa2 वैल्यू अपने को पता है। लेकिन मान लो बच्चों कि कभी आपको एमिनो ग्रुप का pKb वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो उस pKb वैल्यू से आप लोग pKa कैसे निकालोगे, आप लोगों ने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में, pKa प्लस pKb इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1। तो अगर pKb वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का pKa वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5, सॉरी 14 है तो 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड में ये दोनों ग्रुप का pKa वैल्यू अपने को पता है, तो सिंपल है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इस अल्फा अमीनो एसिड का क्या होगा, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ एस्पार्टिक एसिड ले रखा है, यहाँ पर R की जगह CH2COOH रखे हैं, तो इस वाले ग्रुप का pKa1 हम लोग मान लेते हैं, इस वाले ग्रुप का हम लोग मान लेते हैं pK3, क्योंकि इस वाले ये भी तो एसिडिक ग्रुप है, और ये ग्रुप का तो हम लोगों ने माना ही था pK2 है। तो इस परिस्थिति में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो हम लोग निकालते हैं, किसी दो का एवरेज निकालते हैं। तो कौन सा दो, तो एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड में आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों एसिडिक ग्रुप वाले का pK वैल्यू का एवरेज हम लोग निकालेंगे, यानी कि pK1 प्लस pK3 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं बेसिक अल्फा अमीनो एसिड की। तो यहाँ पर एसिडिक ग्रुप का मान लेते हैं pK1 दिया हुआ है, इस वाले ग्रुप का pK2 है, और ये जो है इसका हम लोग मान लेते हैं pK3। ये हम लोगों ने लाइसिन ले रखा है और R की जगह इस ग्रुप को रखा हुआ है। तो इस परिस्थिति में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पर एसिडिक ग्रुप को छोड़ देते हैं और इन दोनों बेसिक ग्रुप के लिए pK का एवरेज निकालते हैं, और वो क्या होता है pK2, यानी कि इसका और इसका pK3 डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही सिंपल है, जानकारी होनी चाहिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन IIT JEE में पूछा जाता है। तो अब बच्चों अगर पूछा जाए कि ये चीजें बोर्ड के लिए जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं, बोर्ड में ये सब कुछ नहीं आता है। तो जैसे बाद में क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो मैं नोट डाउन NIV वगैरह वहां पर लिखवाता चला जाऊंगा, अभी भी आप लोग लिख सकते हो NIV करने का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस अल्फा एमिनो एसिड पर आधारित, जो कि IIT JEE और मेडिकल में सामान्य तौर पर पूछा जाता है। बच्चों ये वाली बात जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने वाली बात थी, उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना।
अब हम लोग बात करते हैं ये 20 जो अल्फा एमिनो एसिड है, इन 20 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो जो आप लोगों के एग्जाम में आ जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक के एग्जामिनेशन में देखा गया है कि प्रोलीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर अभी के अभी आप लोग याद कर लो कि ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, यहां से देखकर भी आप लोग लिख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन। तो यहाँ प्रोलीन के स्ट्रक्चर में आप लोग गौर करोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमिनो ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वाले कार्बन पर एमिनो ग्रुप है। लेकिन ये जो एमिनो ग्रुप है 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? ये 2 डिग्री है। यहां पर याद रखना प्रोलीन का जो हमने स्ट्रक्चर रखा है ये एक्सेप्शनल है 9th नंबर, बाकी हर जगह ये आर है। ये जितने भी चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये सब आर है, लेकिन प्रोलीन का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये कोई आर ग्रुप नहीं है। यानी कि ये जो हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड CH NH2 और यहाँ पर R, तो R के जगह ना ये हर कुछ लिखे हैं, लेकिन प्रोलीन का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब बाकी सब में NH2 ग्रुप यानी कि 1 डिग्री एमिनो ग्रुप तो रहेगा, लेकिन प्रोलीन में नहीं रहता है 1 डिग्री एमिनो ग्रुप। प्रोलीन इकलौता अल्फा एमिनो एसिड है जिसमें 2 डिग्री एमाइन रहता है। ये जो एमिनो ग्रुप है ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? 2 डिग्री। तो इसे अभी आप लोग पॉइंट करके लिख सकते हो कि प्रोलीन इज द ओनली अल्फा एमिनो एसिड अमंग द 20 व्हिच हैव 2 डिग्री एमिनो एसिड एमिनो ग्रुप। अब 2 डिग्री एमिनो ग्रुप से अंतर क्या पड़ता है बच्चों कि बाद में जब हम लोग एमाइंस में पढ़ेंगे तो ये देखते हैं कि अगर हम लोग एमाइंस को NH2 HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ, तो 1 डिग्री एमिनो ग्रुप जो होता है वो डाइजोनियम सॉल्ट बना लेता है N2+Cl- जो कि अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के बाद ये अपने आप टूट जाता है। टूटकर कौन सा गैस देता है बच्चों? N2 गैस देता है। लेकिन प्रोलीन के केस में तो चूंकि 1 डिग्री एमिनो ग्रुप है ही नहीं, तो ये प्रोलीन जो है HNO2 के साथ, कोल्ड डाइल्यूट HNO2 के साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये बात भी आप लोग वहीं पर पॉइंट करके लिख सकते हो कि प्रोलीन हैव सिंस 2 डिग्री एमिनो ग्रुप सो दैट it does not give dinitrogen gas with cold dilute HNO2 while other 19 alpha amino acids after treatment with cold dilute HNO2 give unstable diazonium salt, इसे हम लोग unstable diazonium salt बोलेंगे, unstable diazonium salt that decompose to give dinitrogen gas। ओके, अब आप लोग ये भी देखो कि प्रोलीन जो है वो थर्मली अनस्टेबल है। तो प्रोलीन को जैसे आप गर्म करोगे तो इससे CO2 निकल जाएगा, तो CO2 निकल जाएगा तो वो इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये वाला रिएक्शन भी आप लोग पॉइंट करके लिख सकते हो। बच्चों क्वेश्चन आता है कि प्रोलीन को जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में जानते हो बच्चों कि AC एक्चुअली रिप्रेजेंट CH3COO ग्रुप। ओके, तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम लोग इसे ट्रीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जैसे का वैसे ही रह जाता है, लेकिन एमिनो ग्रुप चूंकि बेसिक ग्रुप होता है तो वो अपना हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और इस जगह पर एसिटाइल ग्रुप यानी कि AC भी लिख सकते हो, इसके जगह आप लोग AC भी लिख सकते हो, या तो AC भी लिख सकते हो या फिर ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हाइड्रोजन चला जाता है नेक्स्ट इस पर, और क्या बन जाएगा? CH3COOH। ऐसा क्वेश्चन और भी अल्फा एमिनो एसिड के साथ होता है। जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होंगे वो सबके सब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देंगे, लेकिन बेसिक अल्फा एमिनो एसिड की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि लाइसिन की बात करें, तो लाइसिन में क्या होता है बच्चों? NH2CH CH2 होल 4 NH2 और COOH। CH2 होल 4 इसलिए लिखा क्योंकि ये CH2 और ये CH2 होल 3 एक साथ लिख दिया। तो इसे अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो ये एसिटाइल ग्रुप यहां पर भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहां पर भी, मतलब दोनों जगह एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा। तो बताओ तो बच्चों क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो NH, इसके बाद CH, इसके बाद COOH और यहां पर CH2 होल 4 NH, और इस दोनों जगह हाइड्रोजन हटके यहां भी COOCH3 एसिटाइल ग्रुप और यहां भी COOCH3। बच्चों बोर मत होना, यही सारा हिस्सा जो होता है लोग छोड़ देते हैं और एग्जामिनेशन में जाकर कम मार्क्स से संतुष्टि
प्राप्त करते हैं। लेकिन आप लोगों को संतुष्ट नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, इसलिए स्किप नहीं होना। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका, लेकिन फिर भी आप लोग जोश बनाए रखो और 2-4 क्वेश्चन और कर दे रहा हूं यहाँ पर, उन सारे क्वेश्चंस को साथ में कर लेते हैं। बच्चों ग्लाइसिन से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? ये होता है NH2CHCOOH, ओके, और यहाँ पर क्या रहता है H, तो उस H को साथ में लिखते हैं तो CH2 हो जाएगा। ये तो जानते ही हैं कि ग्लाइसिन एकलौता ऐसा अल्फा एमिनो एसिड है जिसमें कि कायरल सेंटर नहीं होता है, जिस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो बच्चों अगर हम लोग ग्लाइसिन को HCl के साथ ट्रीट करेंगे एसिड, तो वाजिब है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेसिक ग्रुप के साथ, और क्या बना लेगा? NH3 प्लस CH2COOH, ओके। और यदि हम लोग इसे NaOH यानी कि बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो वो एसिडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, NH2 एज इट इज रह जाएगा और CH2COONA ऐसा सॉल्ट बनाएगा, है कि नहीं बच्चों? लेकिन अगर ग्लाइसिन को गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद, इसे गर्म करने के बाद यहां से H2O निकलता है और कुछ इस तरह का कंपाउंड ये बना लेता है, COONH, यानी कि साइक्लिक एमाइड बन जाता है। ये कैसे बनता है इसे मैं समझा रहा हूं, छोड़ूंगा तो नहीं। तो ये इसको दूसरे तरह से भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर H2O निकल रहा है, कैसे? तो इस ग्लाइसिन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या? ये COOH है ना, उसके बाद क्या है? CH2 है, और CH2 के बाद बच्चों क्या है? NH के बाद H, और दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम लोग लिखें, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो H NH के बाद क्या है बच्चों? CH2 COOH, ओके। तो यहां से सोचो H निकल गया, यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया, यहां से OH निकल गया, वाटर तो 2 मोल वाटर निकलेगा, तो COONH CH2 NH COO। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ IIT एडवांस में आए हुए क्वेश्चन हैं, और आप लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि IIT एडवांस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। आप लोगों को टफ लगने का एक और वजह हो सकता है कि आप लोगों ने 12th का ऑर्गेनिक कभी नहीं पढ़ा रहे। इन चीजों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शंस की जरूरत होती है, ओके स्टूडेंट। एलेनिन के प्रिपरेशन से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, वो है इस तरह से CH3COOH, ये कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड को अगर हम लोग NH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वाला जो ये कीटोनिक ग्रुप है, वहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा? H2O, और बन जाता है CH3COONH और साथ में COOH, ओके स्टूडेंट। और इसे बाद में हम लोग किसी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे NaBH4 LiLH4 वगैरह के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CH NH2COOH। और इस कंपाउंड को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? एलेनिन, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर R की जगह मौजूद है। ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये तब और भी आसान हो जाएंगे जब आप लोग ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट, यानी कि ये सारा रिएक्शन तो ऑर्गेनिक का ही है ना, वो चीजों को जान लोगे तब। लेकिन यहाँ पर ही इन क्वेश्चंस को करवाना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग ई सीरीज और एम सीरीज के क्वेश्चंस बनाते हैं बायोमोलिक्यूल से संबंधित, तो वहां पर स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर ये वाला नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। भैया वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि पीछे का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो बायोमोलिक्यूल का कोई कॉन्सेप्ट उसमें है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन चूंकि बायोमोलिक्यूल से संबंधित था इसलिए वो यहाँ पर पुट अप किया गया है। तो बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा उसे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। वैसे मुझे पता है कि 2 से 5% बच्चे भी यहाँ तक वीडियो के इस हिस्से तक तो मुश्किल से पहुंचे होंगे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये बात आप लोग जान लो कि आप लोग मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तभी तो आप लोग यहाँ तक पहुंच सके हो। और मेरे लिए बच्चों आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक करो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर भी करो कि वो लोग भी इस वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे पॉलीपेप्टाइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस लेक्चर को समझने के लिए ये लेक्चर पूरा का पूरा देखना जरूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स।